नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल में हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम आज संतान के बारे में हमने वीडियो बनाया। उसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संतान पाने के शुभ योग कैसे दिखते हैं कुंडली में। उसके बाद हमने निसंतान योग भी देखा, कुंडली में हमें कैसे लगता है एक मोटे तौर पे देखने से कि निसंतान या संतान पाने में कष्ट है। तो अब जब संतान नहीं हो रही है, निसंतान योग हमने पढ़ा था, उन्हीं कुंडलियों के ऊपर अब हम इसके और फर्दर डिटेल में जा रहे हैं कि जो हमें मोटे तौर पे दिख रहा है कि संतान पाने में कष्ट है, तो अब हम इसे और इसकी गहराई में जाके देखें। फर्दर एक और स्टेप आगे जाएंगे हम और इसमें हम निकालेंगे बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट। ये देखिए, ये तब निकाला जाएगा जब पहली संतान के लिए कोई कोशिश कर रहा है। यदि किसी के पास एक संतान है तो फिर हम इस फार्मूले पर नहीं जाएंगे। जब किसी के पास कोई संतान नहीं है और वो संतान पाना चाह रहे हैं और उनको तकलीफ हो रही है तो हम ये फार्मूला लगाकर चेक। देखिए, जब तकलीफ होगी तभी फार्मूला लगाएंगे, जब अगर हमें तकलीफ नहीं होगी तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है सब कैलकुलेशन करने की। ठीक है, तो कष्ट होता है तभी हम डिटेल में जाते हैं कि भाई क्या परेशानी है। तो ज्योतिष की खूबसूरती आप देखिए कि इसमें पुरुष की कुंडली में जो मेल की कुंडली होती है उसमें हम निकालते हैं बीज स्फुट। ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, बीज स्फुट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हम बीज स्फुट निकालते हैं। ये बीज स्फुट जो होता है वो 3 प्लैनेट्स के भोगांशों को ऐड करके, भोगांश मतलब उनके डिग्रीज, कितनी डिग्री का है। तो जो मेल कुंडली के लिए हम बीज स्फुट निकालते हैं उसमें सु गु शु यानी सूर्य, गुरु और शुक्र, ये इन 3 प्लैनेट्स के भोगांशों को हम ऐड करते हैं और ऐड करके उसका टोटल सम निकालते हैं। इसमें हमें राशियां भी लेनी पड़ती हैं कि कितनी राशि, कौन सी राशि में कौन कौन सा प्लैनेट चल रहा है। तो राशियों का भी योग निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि इन तीनों का योग जो है वो किस राशि में कितने डिग्री पे जाके मिल रहा है हमको। ठीक है, तो अब जो अगर हमें संतान मिलनी है, आसानी से मिलनी है, तो हमारा जो बीज स्फुट है ये विषम राशि में जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये सम राशि में जाता है, जैसे कि हम इसको अभी कैलकुलेट करके आपको प्रूव करेंगे कि ये कर्क राशि में चला गया है इनका बीज स्फुट। ठीक है, तो अगर ये सम में चला गया तो हमको इस पे स्टडी करनी पड़ेगी कि भाई ये सम में चला गया तो हमको जरूर कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि स्पर्म की संख्या कम हो या स्पर्म वीक हो या कोई और अन्य कारण भी मालूम पड़ सकता है, जो कि हम डॉक्टर से बात करके मालूम कर सकते हैं, विच इज बायोलॉजिकल। और अगर ये जो हमारा जैसे अब गलत आया है, ये हमारा बीज स्फुट जो है हमारा ये सम राशि के अंदर आया जो कि इसको विषम में आना चाहिए था, तो अभी इसी चीज को हमको ना नवांशा में भी देखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे नवांश में क्या, डिग्री तो जो प्लेनेट की D1 में है वही D9 में रहेगी। बिल्कुल सही बात है, जो डिग्री हमारी D1 में है डिग्री थोड़ी बदल जाएगी प्लेनेट की, लेकिन राशि तो बदल जाती है ना नवांश में जाके। अब ये प्लेनेट अगर हमारा यहाँ दिख रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि नवांश में भी यही हो। जिस तरह से हमारे प्लेनेट यहाँ पर दिख रहे हैं या और किसी भी कुंडली में दिख रहे हैं, तो D9 में राशि तो बदल जाती है ना। तो जब राशि बदलेगी तो हमारा बीज स्फुट की भी राशि बदल जाएगी। ठीक है, भोगांश बेशक ना बदलें, भोगांश तो वही रहेंगे क्योंकि ऐड करे हैं हमने भोगांश तो, लेकिन राशि बदल जाएगी। तो राशि बदलने से फिर हमें पता चलेगा कि ये सम राशि में गया या विषम राशि में गया। तो अगर हमारी कुंडली में D1 और D9 दोनों में ही, जैसे कि इसमें D1 में विषम में ना जाकर ये सम में गया है, अगर हमारा D9 में भी वो सम में जा रहा है तो हमें निश्चित तौर पे उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये फार्मूला क्लियर है। अब उसके बाद हम आते हैं क्षेत्र स्फुट पे। जो फीमेल की कुंडली होती है उसको, अगर आप संस्कृत थोड़ा जानते हैं या ग्रंथ वगैरह थोड़े बहुत पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि स्त्री को वैसे भी खेत बोला गया है कि भाई संतान पाने के लिए, क्योंकि एग यहाँ से ही होता है, भूमि का, और या खेत बोला जाता है नारी को, और पुरुष को बीज बोला जाता है कि बीज पुरुष से आता है और नारी की भूमि में वो उपजता है, ऐसे मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो हम शब्द यूज करते हैं वो क्षेत्र स्फुट कहलाता है। स्फुट का मतलब भी अंकुरण ही होता है वैसे तो। ठीक है, तो अब ये क्षेत्र स्फुट देखा जाता है फीमेल की कुंडली में। फीमेल की कुंडली में जो क्षेत्र स्फुट देखा जाता है उसमें हम 3 प्लैनेट लेते हैं, जैसे हमने पहले भी 3 लिए थे। अब इसमें चंद्र, मंगल और गुरु को लिया जाता है। याद करने के लिए चमगु, सुगुशु,
हम याद कर सकते हैं, ताकि हमें बार बार नोटबुक नहीं पलटनी पड़े कि हमें क्या चेक करना है। इसको चमगु, चमगु, तीनों चंद्र मंगल और गुरु के पहले पहले अक्षरों को लेकर के उसका एक नया शब्द हमने बना लिया, चमगु। चंद्रमा, मंगल और गुरु के भोगांशों को राशि सहित ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमने लिखा हुआ है 6 साइन पास, 7 साइन पास, 6 साइन पास। ये भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कहाँ से आया। एक बार पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर हम इसको ऐड करेंगे और बताएंगे कि कैसे आ रहा है। अब ये जो फीमेल का जो क्षेत्रस्फुट आना चाहिए वो हमारा सम राशि में जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो सम राशि में जा रहा है तो वो शुभ है, लेकिन अगर वो विषम राशि में जा रहा है तो वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब हमें कष्ट के साथ संतान मिले या कि हमें उपाय की आवश्यकता पड़े। तो अब जैसे हमने D1 में चेक करा है, ये बीज स्फुट भी चेक करा है, क्षेत्र स्फुट भी करा है, हमारी D1 की कुंडली हमारे सामने है। इसी चीज को हमें अब रॉन्ग आ रहा है तो भी और नहीं आ रहा है तो भी हमें D9 में भी चेक करना है। बात वही आ जाएगी D9 में कि भोगांश तो प्लैनेट के वही रहेंगे लेकिन राशि बदल जाएगी, ठीक है। तो वहां पर हम केवल राशियों को देख लेंगे कि भाई चंद्र, मंगल और गुरु किन किन राशियों में गए, और मेल के लिए देखेंगे तो सूर्य, बुध और शुक्र किन किन राशियों में गए। अगर वहां पर भी हमारा ये क्षेत्र स्फुट विषम राशि में जा रहा है तो फिर हम समझेंगे कि हमको वाकई में उपाय की आवश्यकता है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं और कैसे ऐड करते हैं, ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। जैसे सूर्य जो है हमारा 20 स्फुट ये वाला है ना, मेल की कुंडली ये वाली है, 1980 बॉर्न है ये। तो अब इसमें हमें सु गु शु देखना है। तो सूर्य इनका ये 12 मीन राशि के अंदर है, तो इसको जब हम लैंग्वेज में लिखेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो हम क्या लिखेंगे, 11 साइन पास। तो ये हमने लिख दिया सूर्य हमारा 11 साइन पास है और ये 14 डिग्री 53 मिनट 55 सेकंड का है, ठीक है। 14 डिग्री 53 मिनट 55 सेकंड, 14 डिग्री 53 मिनट और 55 सेकंड का, ठीक है। अब हम सूर्य के बाद गुरु पे आ गए। गुरु हमारा कहाँ है, ये सिंह राशि के अंदर है। तो सिंह राशि का मतलब 4 साइन पास हो चुके हैं, 4 राशि पास, 4 राशि गत। तो ये हो गया 4 साइन पास, ये आ गया यहाँ पे 4 साइन पास गुरु। अब ये गुरु हमारा, हमने कंप्यूटर पे कुंडली बनी हुई थी तो वहां से देख लिया कि ये 7 डिग्री 53 मिनट और 9 सेकंड का है। अब हम आ गए शुक्र पे। शुक्र हमारा 1 राशि पास कर चुका है, तो 1 साइन पास। शुक्र हमारा 0 डिग्री 32 मिनट और 38 सेकंड का है, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे, तो हमने जैसे इनको ऐड किया 55, 9 और 38 को, तो हमारा 102 सेकंड आए। अब 102 सेकंड नहीं लगते, 60 सेकंड के बाद हमारा 1 मिनट बन जाता है। तो हमने ये 60 सेकंड इसमें से माइनस कर दिए और यहाँ पर हमारे 42 सेकंड रह गए, 42 सेकंड्स रह गए, ठीक है। और ये जो 60 सेकंड थे ना, उसका 1 मिनट बन गया, ठीक। वो 1 मिनट यहाँ ऐड हो गया, तो ये 138 था ना, तो 139 हमने ले लिया। अब ये इसमें से 60 मिनट का 1 डिग्री बन जाएगी, 60 मिनट होंगे तो 1 डिग्री बन जाएगी। तो ये 2 डिग्री यहाँ पर हो गई हमारी, 120 से ज्यादा है ना, तो हमारे 2 तो हमारे डिग्री में चले गए, 2 यहाँ पर डिग्री में चले जाएंगे, और ये बच जाएंगे यहाँ पर कितने, 18 बच जाएंगे। एक इधर का हासिल आया था हमारा, तो 19 मिनट बच गए, ठीक है। ये 42 सेकेंड और ये 19 मिनट बच गए, ठीक है। अब उसके बाद हमारे डिग्री हमने ऐड करी, 14 डिग्री यहाँ है, 60 डिग्री यहाँ है, हमारी 21 डिग्री बनी, ठीक है। लेकिन यहाँ 138 मिनट थे, तो यहाँ पर हमारे, हमने बताया था ना, 2 हासिल गए, 120 हमने माइनस किया था, 2 यहाँ ऐड हो जाएंगे, तो 23 डिग्री हो गई, ठीक। अब 23 डिग्री हमारी, 23 डिग्री 19 मिनट 42 सेकंड का प्लेनेट है। कहाँ है वो प्लेनेट, राशियां ऐड करेंगे, 11 डिग्री, 11 साइन पास, 4 साइन पास और 1 साइन पास, तो ये हो गए, ये 16 आना चाहिए, गलत हो गया ना, 11 साइन पास है और ये 4 है और ये 5 है, ये 23 डिग्री है, ये गलत हुआ क्या, 11, 12, 13, 14, 15, 16 साइन पास होना चाहिए। ये यहाँ पे 16 साइन पास आएगा, 16 साइन पास आएगा। और 16 साइन पास का मतलब हुआ 12 में से 13, 14, 15, 16, ये 5 साइन पास आ गया, यहाँ पर 5 साइन पास आ गया, तो ये कर्क में न जाके ये कन्या में चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये 11 साइन पास, 5 साइन, और ये 4 और 1 5, 5 और 11, 16 साइन पास आ गया। 16 साइन पास का मतलब हो गया कि 16 राशियां पास हो चुकी। अब 16 राशियां तो होती नहीं, राशियां होती हैं हमारी 12, तो 12 के बाद में चक्र वापस घूम जाएगा, मीन तक पहुंचेंगे ना, उसके बाद फिर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो 12 साइन निकाल दीजिए, 13, 14, 15, 16,
तो 4 साइन पास, 4 साइन पास का मतलब क्या होगा हमारा कि प्लैनेट हमारा चला गया सिंह राशि में। ठीक है, तो अब ये 12 के बाद 13, 14, 15, 16 4 साइन पास। ये क्या हो रहा है भाई, ये हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले यहाँ लिख देते हैं 16 साइन पास। ठीक, और 16 साइन के पास में 12 के बाद 13, 14, 15, 16 ये 4 साइन पास हो गया। यहाँ पर 4 साइन पास, 4 साइन पास का मतलब आ गया ये यहाँ पर सिंह राशि में आ गया। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये सिंह राशि में आ गया, विषम में आ गया, तो ये हमारे लिए सही बैठेगा। ठीक है, अब आ गया हम इसके बाद क्षेत्र स्फुट में। क्षेत्र स्फुट में भी हमने उसी तरह से ऐड किया है। 7 और 5 12 का 2 लगाया, हासिल 1 आ गया, तो यहाँ पे 92 सेकेंड्स आ गए। और उसके बाद यहाँ हमने किया तो 13 आया, और उसके बाद में ये 12। ठीक है, ऐड कर लिया था उधर से हमने, तो 123 मिनट आ गए। ठीक, उसके बाद में ये हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 32 डिग्री आ गई। 12 और ये 15, ये 16 17 को जोड़ के 32 डिग्री आ गई। अब आप देखिए कि 92 मिनट सेकेंड्स नहीं होते, तो इसमें से 60 माइनस कर देंगे तो ये 32 बच जाएगा। इस तरह से इसमें से 120 माइनस कर देंगे, तो इधर से एक ये आया था तो ये 4 मिनट रह गए। उसी तरह से ये जो 32 डिग्री आई है, तो 32 डिग्री में एक साइन पास हो गया, एक साइन पास हो गया, और ये 2 यहाँ से हासिल आ गए थे, तो ये हमारे आ गए 4 डिग्री। अब ये जो 19 डिग्री यहाँ पर 19 साइन पास बन रहे थे ना हमारे, क्योंकि हमारा जो ये चंद्रमा और गुरु दोनों ही 6 साइन पास में है। ठीक है, तो 6 साइन पास ये, 6 साइन पास ये, तो 12 साइन पास तो ये हो गए। और हमारा मंगल 7 साइन पास था, तो 12 और 7 ये हो गए 19 साइन पास है। ठीक है, अब 19 साइन पास था, एक साइन यहाँ से और मिल गया, तो ये 20 साइन पास हो गया। तो 20 साइन पास होने का मतलब क्या हो गया, ये 8 साइन पास हो गया, क्योंकि 12 के बाद में फिर वापस हमारा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 8 साइन पास हो गया। 8 साइन पास होने से ये धनु राशि के अंदर आ गया, क्योंकि 8 साइन पास कहाँ पे होगा, ये 8 साइन पास हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, धनु राशि के अंदर आ गया। तो अब धनु राशि में 4 डिग्री 4 मिनट 32 सेकंड का हमारा क्षेत्र स्फुट आ गया। तो अब ये धनु राशि में आ गया, इसको सम में आना चाहिए था, ये विषम में आ गया है ना, तो ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग है। तो ये मतलब रॉन्ग से मतलब है कि तकलीफ दे वाली स्थिति है। तो अब हमें इसी चीज को नवांश कुंडली में जाना चाहिए, और नवांश में देखना चाहिए कि हमारे चंद्र मंगल और गुरु कहाँ गए हैं। इस तरह से नवांश कुंडली इनके लिए भी लगानी चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि सूर्य, गुरु और शुक्र कहाँ गए हैं। फिर वहां से देखना चाहिए कि नवांश में ये किस राशि में गए हैं, क्या ये नवांश में हमारे लिए फेवरेबल बैठ रहे हैं या अनफेवरेबल। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम मेल कुंडली में भी ये पॉइंट हमेशा लगाते हैं कि मेल कुंडली में जितने ज्यादा प्लैनेट विषम राशियों में होते हैं, उतना ही मेल को हम एक्टिव मानते हैं कि वो एक्टिव रहेंगे, मेल के जैसे बिहेव करेंगे, उनके अंदर मेल मतलब पुरुषोचित गुणों की अधिकता होगी। इसी तरीके से हम फीमेल की कुंडलियों में लगाते हैं कि भाई ज्यादा प्लैनेट, खास करके जैसे महाभाग्य योग भी बनाते हैं तो हम कहते हैं चंद्रमा, सूर्य, लगन सब सम में हो अगर, तो फीमेल के लिए हम कहते हैं कि महाभाग्य योग आ गया। तो वही फार्मूला यहाँ पर है कि क्षेत्र स्फुट हमारा सम में आना चाहिए और बीज स्फुट हमारा विषम में आना चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हमेशा एक सा नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि अगर हमारा यहाँ विषम में आया तो D9 में भी विषम में आया, हो सकता है वहां सम में आ जाए। तो अगर ये 50-50 हो जाता है, एक जगह सम में, एक जगह विषम में, एक जगह विषम में, दूसरी जगह सम में, तो फिर वहां पर चांसेस रहते हैं कि किसी ट्रीटमेंट के द्वारा या किसी उपाय के द्वारा संतति पाई जा सकती। लेकिन अगर ये हमारा यहाँ भी नेगेटिव है और वहां भी नेगेटिव है, D1 में भी नेगेटिव है, D9 में भी नेगेटिव है, तो फिर संभावना क्षीण हो जाती है। इसी तरीके से दोनों ही की बात है, क्षेत्र स्फुट की भी और बीज स्फुट की भी। अगर दोनों जगह नेगेटिव आ रहा है तो फिर संभावना बहुत कम हो जाती है, तकलीफ के साथ संतान हो ना भी हो। इसके अलावा एक और पैरामीटर है संतान के बारे में निकालने का, उसको हम कहते हैं D7, सप्तमांश कहा जाता है उसको, D7 की भी स्टडी करनी चाहिए। D7 जिसको हम कहते हैं सप्तमांश। तो ये सप्तमांश जो होता है वो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो संतति के लिए ही है। तो उसमें हम सप्तमांश में जाएंगे, दोनों कुंडलियों के सप्तमांश में जाएंगे, D9 को भी चेक करेंगे, और फिर संतति के लिए विशेष तौर से सप्तमांश D7 में क्या देखेंगे, लग्न को देखेंगे, लग्नेश को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे और पंचमेश को देखेंगे और गुरु को देखेंगे। वहां भी यही चीजें देखेंगे, वहां पे भी हम ये भी देखेंगे और
D1 के पंचमेश कहाँ गए हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि D1 का पंचमेश हमारे दोनों ही कुंडली में चंद्रमा है। सप्तमांश में उसकी क्या पोजीशन है, सप्तमांश के लगन में कोई ग्रह तो नीच का नहीं है, सप्तमांश का लग्नेश तो नीच का नहीं है, वो प्लैनेट छठे 8वें 12वें तो नहीं गए हुए हैं, वो प्लैनेट राहु केतु एक्सेस पे तो नहीं गए हुए हैं। तो ये सारे पैरामीटर लगा के हम देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा जगह हमें नेगेटिविटी मिलेगी उतने ही हमारे चांसेस संतान पाने के कमज़ोर होते चले जाएंगे, या खुदा न खास्ता हमें संतान मिले तो फिर वो स्वस्थ ना हो या अन्य किसी परेशानी से ग्रस्त हो, ये संभावना रहती है। और अगर एक जगह कहीं गड़बड़ है, जैसे D1 में गड़बड़ है लेकिन D9 में अच्छा है, सप्तमांश में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो थोड़े बहुत उपाय से, विशेष तौर से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद में काम बन जाता है, या अगर तब नहीं बने तो थोड़े से दान पुण्य जाप पूजा पाठ से भी काम बनता है। ऐसा है कि नहीं बनता, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बनता है, पर वो उसके लिए जैसा रोग वैसा उपाय। अगर समस्या ज़्यादा है तो फिर उपाय भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। विषय जटिल है लेकिन प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और संतति का, अब आज के युग में जिस तरह से बच्चे लोग देर में शादियां कर रहे हैं, खास करके 30+ में शादी कर रहे हैं, तो ये इशू बहुत ज्वलंत हो गया है। एक पिछली पीढ़ी जो थी उस समय 21, 22, 23, 24 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी, लड़के भी 27, 28, 29, 30 के होते थे, तो प्रोबेबिलिटी संतान पाने की ज़्यादा थी। अभी संतान पाने की प्रोबेबिलिटी कम क्यों है? क्योंकि आप अगर 30 साल में विवाह कर रहे हो तो 24 साल वाला जो गुरु का राउंड था वो तो निकल गया। मतलब हर 12 साल बाद हमारे नेटल चार्ट में जहाँ पर जुपिटर होता है वहीं से जुपिटर का गोचर होता है, वो साल हमारा अचीवमेंट का साल होता है। उस साल हमें कुछ ना कुछ अचीव होता है। यदि हम 12 साल के हैं तो शिक्षा में, यदि हम 24 साल के हैं और मैरिड हैं तो संतान प्राप्त हो सकती है, या फिर उसके बाद 36वें वर्ष में जुपिटर पे से जुपिटर जाएगा। ऐसा नहीं है कि यही 3 पोजीशन होती हैं, पोजीशंस और भी होती हैं, पर ये 3 बहुत रेलेवेंट पोजीशन होती हैं। इसी तरह से शनि पर से जब शनि का गोचर होता है वो भी संतति पाने का योग होता है। तो ज़्यादातर कुंडलियों में 27, 28, 29, 30, या फिर 28, 29, 30, 31, या 29, 30, 31, 32 भोगांशों के आधार पे डिपेंड करता है। तो जब शनि के ऊपर से शनि जा रहा होता है, यानी कि माता पिता में से किसी की भी एक की आयु ऐसी हो कि उनके शनि पे से शनि जा रहा हो और वो संतान पाना चाहे, तो वहाँ पर योग बनता है। तो अब देखिए ना, कुंडली में अगर योग भी क्षीण हो और आप 30+ भी है तो प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो गई। उसके बाद हो सकता है 36वें वर्ष में नंबर आए, बीच में कोई किसी अच्छे प्लैनेट की दशा मिल जाए, तो संभावना है कि बात बन भी जाए और बात ना भी बने। तो ये वाली स्थिति है। और आज के टाइम में ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि समस्या ये वाली आजकल ज़्यादा दिखने में आ रही है। तो इसको हम अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट में, और कोशिश करेंगे आपको ज़रूर जवाब दें। आज के लिए इतना ही। कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।